हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अभाज्य संख्या, जो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। चलिए इसे ध्यान से पढ़ते हैं। आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो आइए समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारी संख्या हो गई, एक संख्या ले ली हमने, जैसे 13 है। 13 संख्या ले ली हमने, इसका तो केवल या तो एक है फैक्टर इसका, या दूसरा है 13, यानी कि स्वयं खुद ये। ठीक है, इसके दो फैक्टर हो गए। जिस संख्या के दो फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी संख्या जो या तो केवल एक से कटे या अपने आप से कटे, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी संख्या के केवल दो दोस्त रहते हैं, दो दोस्त। जैसे 13 हो गई, 17 हो गई, इसके भी क्या है, ये या तो केवल एक से कटेगी या 17 से कटेगी। एक से तो सारी संख्याएं कटती ही है, और 17 से ये खुद कटेगी अपने आप। तो ये अभाज्य संख्या में आती है साथियों। ठीक है, मान लो एक संख्या है, 8। इसके फैक्टर हो गए, एक तो एक हो गया, एक दो हो गया, ये दो से भी कटती है, 4 से भी कटती है, और 8 से भी कटती है। इसके तो चार फैक्टर हो गए, इसलिए ये भाज्य संख्या है, भाज्य। ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अभाज्य संख्या के तो केवल दो दोस्त रहते हैं, केवल दो दोस्त, और इसके कई सारे दोस्त रह सकते हैं, कई सारे। ठीक है, ये हो गई हमारी भाज्य, ये हो गई हमारी भाज्य संख्या। और एक और बात याद रखना, देखो, सारी जितनी भी होती है, सारी सम संख्याएं सारी सम संख्याएं भाज्य होती है, सारी सम संख्याएं भाज्य होती है। जैसे 4, 8, 10, 12, ये सारी भाज्य संख्या में आती है। लेकिन इकलौती इकलौती अभाज्य संख्या होती है हमारी दो। दो, ये इकलौती हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये इसके भी केवल दो फैक्टर है, एक तो एक और एक ये दो। ये अपने आप से कट सकती है या एक से कट सकती है, इसलिए ये इकलौती सम संख्या हो गई। ये इकलौती सम संख्या अभाज्य संख्या है। इसके अलावा सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, भाज्य। और इनसे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं, वो मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ। चलो, और वो आपको याद ही रहनी चाहिए। देखो, जैसे ये है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो, 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं है, कितनी अभाज्य संख्याएं है 1 से लेके 50 के बीच में कितनी है, 15। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिस्ट बनाकर दे दी। 1 से 50 के बीच में कितने, 15। 1 से 100 के बीच में कितनी, 25। और 1 से 200 के बीच में 46 अभाज्य संख्याएं। 1 से 500 के बीच 95 अभाज्य संख्याएं। 1 से 1000 के बीच 168 अभाज्य संख्याएं होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, वहां पे आप निकालने तो बैठोगे नहीं कि हाँ ऐसे 1 से लेके 50 तक के, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 23, 19, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी ना, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी, और आपको कम टाइम में करना है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक को डायरेक्ट याद रखो, जिन्हें सोल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, एक तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको रटे हुए होने चाहिए, और है जो आगे मैं लिस्ट देने वाला हूँ आपको, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखो, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ये इकलौती सम संख्या भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, 2। ठीक है, और एकमात्र सम 2 ही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या
3 है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ये याद होनी चाहिए। रट लो, ये अभाज्य संख्याओं का चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ऐसे ऐसे करके आपको छोटी बड़ी सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है आप ये याद कर भी लोगे। और एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के 3 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इससे क्या समझे? देखो, किसी अभाज्य संख्या का कोई वर्ग है, कोई अभाज्य संख्या ले लो तुम, जैसे 3 ले ली हमने, इसका वर्ग कर दिया हमने, इसका वर्ग कर दिया 3 तिया 9। ठीक है, और इसके कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 हो गया, एक 3 और एक ये खुद 9। ठीक है, तो 3 फैक्टर हो गए। तो यही इसके कहने का मतलब है, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के ठीक 3 फैक्टर होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रहने चाहिए। चलिए अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी। देखो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है? कौन सी नहीं है? एक, एक ना तो भाज्य है और ना ये अभाज्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? देखो, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है? ये इसके 2 फैक्टर है, इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर है, इसके भी 2, और ये आ गई 21। 21 के तो कई फैक्टर हो सकते हैं ना, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, एक ये 21 अपने आप हो गया। तो ये हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। सबसे छोटी कौन सी बताई थी मैंने? सबसे छोटी हो गई हमारी 2। सबसे छोटी हो गई हमारी, पेन क्यों नहीं चल रहा? सबसे छोटी हो गई हमारी 2, सबसे छोटी हो गई 2। सबसे बड़ी कौन सी है? 100 नहीं है अभाज्य, 99 भी नहीं है, 98 भी नहीं है, 97, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। देख लो, काट के देख लेना, ये किसी से नहीं कटेगी, अपने आप से कटेगी या 1 से कटेगी। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 97। और इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर 97 में से 2 गए, 95 आ गया ना। 95 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 997। 997, इसलिए मैंने आपको वो डायरेक्टली याद करने की लिस्ट दी है। आपको वो क्वेश्चन डायरेक्टली याद रहने चाहिए, वो पॉइंट जो मैंने आपको दिए हैं वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगले पे चलते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये देखो, ऑप्शन नंबर सी, 1009। ठीक है, ये भी उसी लिस्ट में है। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, 9973। 9973, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 109 और 121 दोनों शामिल है के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बतानी है, इनके बीच कितनी है और ये दोनों शामिल है,
खुद भी 109 121 भी शामिल है। सबसे पहले देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो 11 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, अपने आप से भी कट जाएगी, ये तो हमारा कट गया, ये नहीं कटेगा, ये हमारी अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 111 भी कट जाएगा। ठीक है, 111 3 से कट जाएगी। और फिर कौन सी आई हमारी 112, ये भी 2 से कट जाएगी। फिर आई हमारी 113, 113 भी हमारी भाज्य संख्या है, इसे लिख लो 109 113 और 114, ये भी नहीं होगी, ये भी भाज्य संख्या है। 115 5 से कट जाएगी। 116 2 से कट जाएगी। 117 ये भी 13 से कट जाएगी। 118 ये भी 2 से कट जाएगी। 119 ये भी हमारी 7 से कट जाएगी। और बची हमारी 120, ये तो 2 से कटी जाएगी। तो कौन कौन सी हमारी 109 और 113। तो कितनी संख्याएं है? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 2 संख्याएं है ओनली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? कितना है जी, निकाल दो ना। सबसे पहले तो हमें इसके बीच की अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, कौन कौन सी है। 21 हो गई, वो सॉरी 31, 37 हो गई हमारी। और इसके बाद कौन सी आएगी, 41 आएगी। इसके बाद 43 आएगी। इसके बाद 47 आएगी। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, इनको तो जोड़ दोगे, इनको तो जोड़ दोगे ना आप। चलो साथ मिलकर जोड़ते हैं। 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 7 19 का 9 का हासिल 1। ठीक है, इसके बाद 3 3 6 4 10, 10 और 8 10 और 8 18 और 1 19, 199 कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन, 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम कैसी संख्या होती है? कैसी संख्या होती है, पहले तो इन्हें सॉल्व करो। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए है 119 प्लस में 111, और यहाँ पे 119 माइनस 111, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 230। ठीक है, 119 में से 111 गए 8, अब इनकी गुना कर दो, 8 दिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, और ये 0 है 840, ये है 840, सॉरी 1840। और ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है बता दो ना। ये तो भाज्य संख्या है, इसके तो कई सारे फैक्टर निकल जाएंगे ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। देखो आपको पता होनी चाहिए, आगे जो सवाल आने वाले हैं वो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वे प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या मान ली हमने, ए और दूसरी है हमारी बी। ठीक है, ए और बी हो गई, ए और बी। और अगर दो अभाज्य संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, दो अभाज्य संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू में बी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एचसीएफ क्या होएगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा होगा उनका 1। ठीक है, मान लो 3 और 5 है, इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ है 1, आपको पता होना चाहिए। और एलसीएम, एलसीएम है इनका 3 और 5 का 15, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा सीधा,
चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट था। चलो देखो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर ये ध्यान से नहीं समझा तो आपको ये नहीं आएगा। देखो, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है करते चले जाओ। देखो, 3 अभाज्य संख्या मान ली हमने, जैसे ए बी सी, हमने ये 3 अभाज्य संख्या मान ली, ठीक है। और ये हमारी अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, और सबसे बाद में सबसे छोटी। अवरोही क्रम का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद कहता है हमारा, यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि ए और बी, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है, 323। इसके बाद क्या कहता है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है। अंतिम 2 संख्याएं बी और सी तो है, अंतिम 2 संख्या बी और सी का गुणनफल 221। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे समझने की कोशिश करो। देखो, हमें वो संख्या ढूंढनी है, हमें वो संख्या ढूंढनी है। देखो, ये b है और यहाँ भी b है, ये तो कॉमन संख्या हो गई ना। b इसमें भी कॉमन है, b इसमें भी कॉमन है, ये सेम संख्या कॉमन में आ गई। कॉमन का मतलब अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ये संख्या इसमें मिलेगी और ये संख्या इसमें मिलेगी, ठीक है। ये संख्या दोनों में मिलेगी क्योंकि इस संख्या की डिवाइड ए में भी हुई है और सी में भी हुई है, इसलिए बी दोनों में मिलेगा, ठीक है। इसे आप ऐसे समझो। देखो, इससे आप ऐसे समझो, जैसे कोई हमारी 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको पहले। अब ये इन दोनों की गुना करके क्या आया हमारा, 3 पंजे 15, ठीक है। इन दोनों की गुना करके क्या आया हमारा, 7 पंजे 35, ठीक है। अब देखो, हमारी जो संख्या 5 है ना, हमारी जो संख्या 5 है, ये हमारी इसमें भी मिलेगी और ये हमारी मिलेगी इसमें। 3 नहीं मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी, ठीक है। 3 इसमें नहीं मिलेगी, 7 हमारा इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन 5 ये हमारा कॉमन था ना, 5 हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। देखो काट के देख लो, अभी तो गुना करी, वही आ जाएगा और इधर भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ इन संख्याओं की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे ए बी और सी। ए और बी का गुणनखंड 323, बी और सी का गुणनखंड 221 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और जो ये कॉमन संख्या है ना, कॉमन संख्या वो इसमें भी मिलेगी और वो संख्या इसमें भी मिलेगी। मतलब कि अगर उस कॉमन संख्या से हम 323 को काटे और अगर उसी कॉमन संख्या से हम 221 को काटे तो हमारा ओरिजिनल संख्या इधर तो निकल जाएगी हमारी सी और इधर निकल जाएगी हमारी ए। तो वो संख्या हमें ढूंढनी है। वो संख्या कहाँ से मिलेगी, वो संख्या मिलेगी बच्चों हमें, मेरे प्यारे सज्जन साथियों, मिलेगी इन ऑप्शन में से। इन ऑप्शन में से काट के देखो किस ऑप्शन से ये कटेगी, ठीक है। और दोनों को कटनी चाहिए, दोनों में से कटनी चाहिए। अब देखते हैं 323 को काट के देखते हैं 17 से। 17 एकम 17, 17 एकम 17, हासिल लगे 15, 17 निम्मे 153, ठीक है।
ये तो कट गया। और यहाँ पे 221 को काट के देखते हैं हम, 221 को काट के देखते हैं। 17 एकम 17, 17 तिया 51। हमें मिल गई कॉमन संख्या, हमें मिल गई कॉमन संख्या 17। 17 से जब हमने 323 को डिवाइड किया तो हमें मिला 19। 17 से जब हमने 221 को डिवाइड दिया तब मिला हमें 13। तो हमें अपनी तीनों संख्याएं मिल गई। सबसे बड़ी संख्या तो हमें क्या मिली? सबसे बड़ी संख्या मिली बच्चों हमें 19। और 17 हमारी कॉमन वाली संख्या आ गई। और तीसरी संख्या जो अवरोही क्रम में है ना, अवरोही क्रम में लिख रहा हूँ मैं ये, 13। 19, 17, 13। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ये है ना 19। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्रिय साथियों। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये क्वेश्चन कहता है उसकी तरह ही है, पहले वाले की तरह, घबराना मत बिल्कुल। देखो 4 अभाज्य संख्याएं, वहाँ 3 संख्या थी, यहाँ 4 है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 की गुणनफल है 1955। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो बता दो ना। देखो सबसे बड़ी, पहले तो इसे सुनो। सबसे बड़ी, ये पेन भी तो दिक्कत करता है साथियों। सुनो अब ध्यान से सुनो, अब कुछ दिक्कत नहीं करेगा। क्वेश्चन भी ध्यान दो। 4 संख्या मान ली हमने, ए बी सी और डी। ये 4 हमारी अभाज्य संख्याएं है और ये आरोही क्रम में है। इस बार बढ़ते क्रम में है, सीढ़ियाँ चढ़ रही है इस बार। ठीक है। और क्या कह रहा है? पहली 3 संख्याओं का गुणज, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, तो कर दो ना गुणन। ए बी और सी का गुणनफल 255 है, 255 है। और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल है जी 1955। 1955। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे समझो। देखो कॉमन क्या है? बी और सी, बी और सी। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मतलब कि बी और सी दो संख्या इन दोनों संख्या में ऐसी छिपी है जो इन दोनों को काटती होगी, इन दोनों को काटती होगी। और एक संख्या तो हमें सीधी सीधी दिख रही होगी। देखो अंत में 5 है, अंत में 5 है। एक संख्या तो ऐसी दिख गई। जो संख्या के अंत में या तो 0 आता हो या 5 आता हो, वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है। अब एक दो, ये यहाँ पे 2 थे ना, सॉरी, यहाँ पे 2 थे ना, बी और सी। ठीक है, यहाँ बी और सी ये 2 कॉमन है। और इनमें से एक तो हमें 5 मिल गया। जब हम इसे 5 से डिवाइड देंगे क्या मिल जाएगा हमें? 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसे जब काटेंगे 5 से क्या बचेगा हमारे पास? इसे जब काटेंगे हमें मिलेगा 5 तिया 15, पानी 45, 5 एकम 5। पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या नहीं, मतलब इनमें से एक संख्या तो हमें मिल गई 5। ठीक है। एक संख्या को रखना है जो कॉमन है, कॉमन वालों में से 5 तो हमें मिल गई। और देखो 51 है, साफ साफ दिख रहा है ये कि 17 से भी ये कट रहा होगा। तो 17 से हम इसको भी काट के देखेंगे। अगर ये कट गया तो हमारा काम बन गया। एक तो कॉमन हमने पहचान ली 5, तो दूसरी भी हमारी पकड़ में आ जाएगी। तो इसे काट के देखो, ये थोड़ा हार्ड सा नंबर लग रहा है। देखो 17 दूनी 34, हासिल लगे 5, 17 तिया 51। ये तो कट गया। ऊपर वाले भी काटो ना तो। 17 तिया
51, 17 तिया 51। ये देखो 17, एक तो कॉमन थी 5, एक कॉमन थी 17। जो छुपी हुई संख्या थी ना इसमें और इसमें, वो हमने निकाल ली। क्या थी छुपी हुई संख्या? एक तो 5 थी सर जी, और एक थी 17। और जब इन दो संख्याओं को, छुपी हुई संख्याओं को निकाल दिया, ऊपर कौन सी संख्या बची? ऊपर तो बची भैया 3। 255 में से तो बची 3। 1955 में क्या बची? 1955 में जब हमने दो छुपी हुई संख्या निकाल दी तो हमें मिला सर जी 23। 23। चार संख्या थी ना अभाज्य, हमने चारों लिख तो दी, चारों निकल तो गई। मजाक मजाक में देखो, एक तो 3, एक 5, एक 17, और ये है हमारा 23। ये है हमारा 23। और ये आरोही क्रम में है, तो लिख दिया ना हमने आरोही क्रम में। और क्या पूछा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी लगा दो ना, कहा है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल खोल के समझाया है मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, और कभी भूलने नहीं चाहिए। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा? दो अंकों की एक संख्या 9a एक अभाज्य संख्या है। a का मान ज्ञात करो। 9a दो अंकों की एक संख्या है ये 9a। ठीक है, और a का मान ज्ञात करना है और अभाज्य संख्या है ये। इससे भी आसान क्वेश्चन मिल जाएगा क्या? इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने का। कर दो, ए की जगह ऑप्शन को पुट करके देखना है, सिर्फ ऑप्शन को पुट करके। अगर 9 की जगह वो 9 और ए, अगर ए की जगह हमने 3 रखा तो ये 3 से डिवाइडेड होगी। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 93 3 से डिवाइड हो जाएगी ना, हो गया। और अगर 9 की जगह वो सॉरी ए की जगह 7 रखा, इसे अभी बचा के रखो। यही है हमारा आंसर। ठीक है, बाकी और चेक कर लो, बाकी तो हलवा है। ये भी 3 से कट जाएगी। और ये 91 है, ये भी हमारी 13 से कट जाएगी। 13 सत्ते 91, बचा 97। 97, ए बराबर है हमारा 7। कहा है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कहता है? यदि ए बी सी डी अलग अलग अभाज्य संख्याएं है और ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है जी, तो ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी क्या होगा? चलो, इनमें से बताना है क्या होगा। एक चीज साफ दे रखी है इसमें, ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए सबसे छोटी चार संख्याएं दे रखे हैं इसने, देखो ए बी सी डी। और इसमें कह रखा है इसने, इसमें बोल रखा है ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी मैंने? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बताई थी ना, 2। ठीक है, इकलौती इकलौती सम संख्या। और इसने क्या रखा है? ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही थी। तो ए तो हमारा दे दिया इसने 2। ठीक है, और देखो 2 गुणा बी गुणा सी गुणा डी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, बी सी और डी की जब हम गुणा कर देंगे तो हमें इनमें से कौन सी संख्या मिलेगी, इनमें से कौन सी संख्या मिलेगी, ये पूछा है इसने। तो ये लिखा है ना, तो ये लिखा है ना 2। यही यही इसका तोड़ है। क्या तोड़ है सर जी? देखो, लिखो एक चीज, अगर सम संख्या की, अगर सम संख्या की लिखो, सम संख्या बराबर कोई भी संख्या,
कोई भी संख्या, ठीक, सम संख्या इनटू में कोई भी संख्या इजिकल टू क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा बच्चों, सम संख्या ही आएगा, ठीक है। और सम संख्या इसने दे दी ना, तो ये कुछ भी हो हमारी, ये कुछ भी हो तो हमारा आंसर तो सम ही आएगा बच्चों। मेरे साथियों ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पर चलते हैं, यहाँ तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, अगर ए बी दो अलग अलग प्राइम नंबर है तो ए और बी का सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या होगा। समान गुणनखंड बच्चों, समान गुणनखंड क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है ये, और कुछ नहीं पूछ रहा, घुमा रहा है, ठीक है। एचसीएफ ए और बी अभी बताया था ना, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ जब हम निकालेंगे कभी भी तो हमेशा वो एक ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर चलो, ये क्वेश्चन तो हवा भी नहीं आनी चाहिए। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्याएं है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 38 है। एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, यहाँ पे लिख लो इसे, समझ जाओगे, अभी समझा दूंगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 38। देखो अगर दो को छोड़ दिया जाए, अगर दो को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो तीन अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ है, तीन अभाज्य संख्याओं का जोड़ कभी भी सम संख्या हो ही नहीं सकती, कभी भी सम संख्या हो ही नहीं सकती अगर दो को छोड़ दिया जाए। देख लो 5 7 और 11 कर लो, 11 और 7 18, 5 23 विषम है। तो ऐसे ही आप भी करके देख लेना, ये हो ही नहीं सकती। इसलिए x का मान तो ये अधिकतम पूछ रहा है, ठीक है, अधिकतम पूछ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं में से, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या तो हमारी 2 है, ठीक है। जब भी हमारा ये सम संख्या है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे विषम होता, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे 2 है, एक संख्या तो मिल गई हमें 2, इसका मान पूछा है हमें हमसे एक्स और वाई का। तो बता दो ना, जब 38 में से 2 गए बचे हमारे 36, ठीक है, बचे हमारे 36, 36 में से साथियों अगर हम अधिकतम मान ऑप्शन में से उठाएंगे, मान लो हमने 31 उठाया, मान लो हमने 31 उठाया, 31 प्लस 5 प्लस 2 38 बन गया ना, बन गया ना, बन गया। और अगर इसकी जगह तुम कुछ और रख के देख लो, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट रख के दिखा दिया। चलो एक और रख के दिखाता हूँ, 19 रख लो, यहाँ पे 19 प्लस में 2 प्लस में यहाँ पे y इजिकल टू 38। देखो यहाँ पे 17 है, मान लो 17 है, ये बन भी गया, लेकिन ये अधिकतम थोड़ा ही है, ये अधिकतम थोड़ी है, इसलिए अधिकतम रख के देखा मैंने और अधिकतम हुआ ये 31, सबसे छोटा हमारा ये था और ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलो अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तीन प्राइम संख्याओं का योग, प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या, तीन प्राइम संख्याओं का योग 90 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 30 ज़्यादा है, तो उन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है। तीन प्राइम संख्याओं का योग 90। क्वेश्चन की कमर टूट गई ना। देखो अभी तो बताया था, मान लो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 90। तीन प्राइम संख्या जोड़ रहे हैं हम, तीन अभाज्य संख्या जोड़ रहे हैं, तो 90 है ये। तो इसका मतलब इन तीनों में से एक तो 2 हो गया।
तो ए को मान लो 2, ये हमारा 2 निकल गया जब यह है ये 90, नहीं तो यहाँ पे विषम संख्या होती। ठीक है, तो बचा हमारा b प्लस सी इजिकल टू 90। ओके, b प्लस सी जब इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर कूदेगा, कुदा दो, 90 माइनस चिन्ह चेंज हो गया, b प्लस सी आया इसका 88, b प्लस सी आया इसका 88। अब देखो जो ये दे रखा है क्वेश्चन में, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 30 ज़्यादा है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 1 ज़्यादा है, मतलब ये दोनों है ना, इनमें से एक संख्या बराबर है b बराबर है c से 30 कम है, मतलब c 30 ज़्यादा है b से। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो क्वेश्चन में कहा है वही लिखा है मैंने। ओके, ये तो क्वेश्चन में दिया था ना, ये तो क्वेश्चन में दिया था b इजिकल टू सी प्लस 30। अब b की जगह ये पुट कर दो, b की जगह जब हम पुट करेंगे ये ना आ जाएगा 88। ठीक है, 1c प्लस 2, 1c प्लस सी 2c प्लस में 30 बराबर 88। ठीक है, 2c इजिकल टू 88 में से 30 गए, 88 में से 30 गए, बता दो ना, 88 में से 30 गए, लिख दो यहाँ पे 58 बचे, 58। ठीक है, 2c बराबर 58। अब c बराबर 2 से ये 58, ये डायरेक्ट काट रहा हूँ, दिक्कत मत लेना, इतना तो आता ही होगा, मैं आपसे इतना तो एज्यूम कर रहा हूँ, अब इतनी क्लास हो गई। ठीक है, 2 से 58 गया, यहाँ पे आ गया हमारा 29, c बराबर 29 आ गया। तो उन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, उन संख्याओं में से एक संख्या क्या है। रुको, ये तो थोड़ा अधूरा रह गया ना, c बराबर 29 आया, c बराबर 29 आया ना, और b की वैल्यू निकालनी रह गई अभी, c तो 29 आ गया, b बराबर c प्लस 30 था ना, तो यहाँ पे 30 और c की जगह 29 रखेंगे, ये 59 ना आ जाएगा, 59। तो उन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, एक तो संख्या थी हमारी 2, एक थी हमारी 29 निकली, और एक निकली हमारी 59। तो ऑप्शन में 59 दिया हुआ है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों, ये था हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन जिन साथियों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अगर उन्हें ये पीडीएफ चाहिए तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इस पे पूरा मैथ यूपी पुलिस का कराने वाला हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।